वी कैन नॉट प्रूव द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म अगेंस्ट पेमा खांडू। ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसने की तहलका मचा दिया है और सबके मन में एक ही सवाल पैदा हो गया है कि क्या बीजेपी अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल आज फिर से उठ गया है, इस बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के केस में। एलिगेशंस है कि खांडू ने अपने परिवार वालों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की बात की तब यूनियन गवर्नमेंट ने कोर्ट को एक एफिडेविट फाइल करके कह दिया कि वी कैन नॉट प्रूव द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म अगेंस्ट पेमा खांडू। मतलब सीधा कह दिया कि हमसे मत पूछो, ये हमारा मैटर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सच में स्टेट और सेंटर का जुरिसडिक्शन इशू है या फिर एक पॉलिटिकल कवर अप जहां बीजेपी अपने ही लीडर को प्रोटेक्ट कर रही है। अब व्यूअर्स पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस केस का। दो एनजीओ सेव मॉन रीजन फाउंडेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। इनका कहना था कि सीएम पेमा खांडू ने अपने फादर की सेकंड वाइफ रिंचन ड्रेमा और नेफ्यू ट्रिसिंग टाशी के नाम पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए और ये सब प्रोक्योरमेंट रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स का डायरेक्ट वायलेशन है। अब कोर्ट ने इस पीआईएल को सीरियसली लिया और यूनियन गवर्नमेंट से रिस्पांस भी मांगा था, लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट ने टाइम पर रिप्लाई नहीं दिया तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने मार्च में वार्निंग दे दी, द गवर्नमेंट मस्ट फाइल अ रिस्पॉन्स विद इन 3 वीक्स। तब जाके अब ये एफिडेविट आया है जिसमें बेसिकली सेंटर ने अपने हाथ उठा लिए हैं। लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट ने टाइम पर रिप्लाई नहीं दिया तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने सितंबर में वार्निंग दी थी, द गवर्नमेंट मस्ट फाइल अ रिस्पॉन्स विद इन 3 वीक्स। तब जाके ये एफिडेविट अब सामने आया है जिसमें बेसिकली सेंटर ने अपने हाथ उठा लिए हैं। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स जो पेमा खांडू पर अप्लाई होता है वो कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सेंटर कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब स्टेट का इंटरनल मैटर है। लेकिन इसी लाइन पे पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट क्लियरली कहता है कि आफ्टर टेकिंग ऑफिस एंड सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स इन ऑफिस द मिनिस्टर शैल इंश्योर दैट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डू नॉट स्टार्ट और पार्टिसिपेट इन बिजनेस कंसर्न्स engaged in supplying goods or services to that government excepting in the usual course of trade or business and at standard or market rates। मतलब अगर आप मिनिस्टर हो तो आपके फैमिली मेंबर्स किसी भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए और यहाँ एलिगेशन है कि सीएम के परिवार के नाम पर ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। अब पिटिशनर्स के एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने कोर्ट को बताया कि द कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिकली सेज दैट मिनिस्टर्स शुड एंश्योर देयर फैमिलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट हियरिंग में क्लियर किया था कि वी मस्ट हैव अ क्लियर कट आंसर ऑन व्हाट वाज द प्रोसेस फॉलोड इफ टेंडर्स वर नॉट कॉल्ड फॉर, दिस मस्ट बी स्टेटेड। मतलब कोर्ट ने भी ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, लेकिन अब जब सेंटर का जवाब आया है तो एक तरह से बोला गया है कि हमसे मत पूछो, ये सब स्टेट संभाले। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट और सीएम पर ही एलिगेशंस है तो अपने खिलाफ वो खुद क्या प्रूव करेगा। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में ये भी लिखा है कि द एमएचए डज नॉट हैव एनी फर्दर रोल व्हाटसोएवर इन द मैटर, इन फैक्ट द इश्यूज फ्लैग्ड इन द रिट पिटिशन फॉल विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इशू होता है और एमएचए के पास क्लॉज 2D क्लियरली अप्लाई होता है टू मिनिस्टर्स ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, तो फिर एमएचए का कहना कि वी हैव नो फर्दर रोल का मतलब क्या हुआ? क्या ये एक सेफ एग्जिट है ताकि पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल हो जाए? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का डिफेंस भी आया था जुलाई में। उन्होंने कहा कि नो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर अवॉर्डेड टू खांडू और द पर्सन्स नेम्ड एज एलिज्ड बेनिफिशियरीज इन द पिटिशन और उन्होंने क्लेम किया कि 95% कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन टेंडर के थ्रू दिए गए थे जिसमें टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स इवैल्यूएट किए गए थे। मतलब उनका कहना था कि सब ट्रांसपेरेंट था, कोई पिक एंड चूज या अनड्यू फेवर नहीं हुआ। पर एनजीओज और सीएजी रिपोर्ट्स कुछ और कहानी बताते हैं। ऑडिट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कॉम्पिटिटिव बिडिंग दिए गए हैं और कुछ फर्म्स जो सीएम के रिलेटिव से लिंक थी उनको मेजर प्रोजेक्ट्स मिल गए। मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। सेंटर ने अपने एफिडेविट में माना है कि कोड ऑफ कंडक्ट सर्टेनली बाइंड्स ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर और उसके बाद खुद ही लिख दिया कि एमएचए डज नॉट हैव एनी फर्दर रोल। मतलब एक हाथ से रूल माना, दूसरे हाथ से अपनी जिम्मेदारी हटा ली। यही वो ग्रे जोन है जहां लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने का खेल खेल रही है। क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी का सीएम होता तो क्या सेंटर तब भी कहता कि हमारा कोई रोल नहीं है, या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तुरंत एक्टिव हो जाते जैसा कि लोगों का मानना है। यही डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को चुभ रहा है। जब कोई अपोजिशन रूल स्टेट्स में करप्शन एलिगेशन आता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज स्विफ्ट एक्शन बोल के तुरंत छापेमारी करती है।
पर जब अपने ही लीडर पर सवाल उठता है तो सब इंस्टीट्यूशंस एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हैं। अफिडेविट के थ्रू लीगल पोजीशन तो बच गई, लेकिन मॉरल अकाउंटेबिलिटी का क्या? जब कोड ऑफ कंडक्ट क्लियरली गाइडलाइन देता है कि मिनिस्टर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस विद द गवर्नमेंट, तो ये कहना कि सेंटर का रोल नहीं है एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज लगता है। और वैसे भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब बीजेपी के किसी सीएम पर ऐसे एलिगेशंस आए हैं। अक्रॉस इंडिया जब भी करप्शन या नेपोटिज्म का मुद्दा उठा है तो बीजेपी का डिफॉल्ट स्टैंड होता है या तो डिनाई या डिफ्लेक्शन, जैसा कि लोग मान रहे हैं। पहले कह देते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल है, फिर कहते हैं जुरिसडिक्शन इशू है, और जब सब एविडेंस आ जाए तो बोलते हैं लॉ विल टेक इट्स कोर्स। लेकिन लॉ तभी अपना कोर्स लेता है जब पावर उसे अलाउ करे, और जब पावर कंसंट्रेटेड हो जाए, जैसे सेंटर और स्टेट दोनों एक ही पार्टी के अंडर हो, तो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म वीक पड़ जाता है। खांडू के केस में भी वही पैटर्न दिख रहा है। कोर्ट के ऑर्डर्स क्लियर है, पिटिशनर्स के एलिगेशन स्पेसिफिक है, पर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ब्लर्ड है, और इस ब्लर के बीच बीजेपी की इमेज सेफ रह जाती है। सेंटर ने बोला वी आर नॉट बाउंड, स्टेट ने बोला नो रॉन्ग डूइंग, और बस पब्लिक का अटेंशन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल कोरियोग्राफी है जहां हर स्टेप कैलकुलेट होता है, किस लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और किस लेवल पर छोड़ दे। अब तो ये था लोगों का अजम्पशन, लेकिन अगर थोड़ा न्यूट्रल एंगल से देखे तो सेंटर का टेक्निकल पॉइंट सही भी हो सकता है। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर यही कहता है कि प्रोक्योरमेंट और स्टेट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन जब एलिगेशंस एक सीएम के खिलाफ है और वो सीएम रूलिंग पार्टी का है, तो सेंटर का मॉरल ड्यूटी बनता है कि वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करे। पर यहाँ सेंटर ने अपनी लीगल लिमिटेशन को एक्सक्यूज बना लिया, और इसी चीज को लोग मिसयूज ऑफ पावर कह रहे हैं, क्योंकि पावर का मतलब सिर्फ गवर्नेंस नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अभी सिचुएशन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्लियर आंसर्स मांगे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन अपनी जगह बन चुकी है। जब एक नेशनल पार्टी अपने सीएम के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशन को अवॉइड करती है तो मैसेज ये जाता है कि पार्टी के लिए लॉयल्टी और इमेज प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जस्टिस। बीजेपी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अपोजिशन स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी है, पर न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होती है, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी सिलेक्टिव हो जाए तो ट्रस्ट क्रम्बल कर जाता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।